हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। जैसा कि आप जानते हैं कि ओनली आईएएस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के लिए एक न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको पर डे एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ इसको सेल्फ इवेल्युएट करने के लिए आपको इसके मॉडल आंसर्स और इस मॉडल आंसर की वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ ये जो वीडियो सीरीज है, इसका डे 1 का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। आई होप आपने उसको देख लिया होगा एंड आपको उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट डेफिनेटली मिला होगा। नाउ आज के इस वीडियो के अंदर हम डे 2 के क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे और उसके आसपास की जो इंपॉर्टेंट थीम्स एंड टॉपिक्स हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, इट इज रिगार्डिंग इंडियन आर्ट फॉर्म्स एंड लिटरेचर। तो कल का जो क्वेश्चन हमने देखा था दैट वाज रिगार्डिंग टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर का जो एवोल्यूशन है, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, उसको हमने कल समझने की कोशिश की थी। आज का हमारा जो मेन सेंटर ऑफ टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग लिटरेचर। तो जस्ट लाइक हमने जिस तरीके से हमने कल किया था, जहां पर हमने सबसे पहले क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने की, ब्रेक करने की कोशिश की, एंड एक बार जब हम क्वेश्चन समझ जाएंगे उसके बाद फिर हम आंसर को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है दैट द इंडियन लिटरेचर्स जर्नी इज कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्सिटी। सबसे पहली चीज कि जो इंडियन लिटरेचर है उसकी जो जर्नी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसकी डाइवर्सिटी। एंड सेकेंड, इट इज डिफाइंड बाय शिफ्ट्स इन टॉपिक, आइडियाज एंड फॉर्म्स, एंड जो कीवर्ड है दैट इज एक्सप्लेन। तो सीधे शब्दों में अगर मैं क्वेश्चन को समझूं, समराइज करूं, तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले बोलता है कि इंडियन लिटरेचर की जो जर्नी है उसके अंदर डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। डाइवर्सिटी मतलब हर चीज एक समान नहीं है, मतलब एवरी सिंगल थिंग इज डिफरेंट। तो डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड बोलता है कि जो इंडियन लिटरेचर है वो डिफाइन किया जा रहा है बाय सम शिफ्ट्स, मतलब कुछ चीजें इसमें लगातार चेंज हो रही हैं। चेंज हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि इवॉल्व हो रही है। ठीक है, अब जो इवॉल्व हो रही है वो कुछ बेसिस पे हो रही है। सबसे पहला बेसिस है टॉपिक, सेकंड इज आइडियाज एंड थर्ड इज फॉर्म्स। मतलब कि जो हमारा इंडियन लिटरेचर है वो लगातार इवॉल्व हो रहा है ऑन पैरामीटर्स ऑफ टॉपिक, मतलब लगातार टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं, लगातार आइडियाज चेंज हो रहे हैं, एंड लगातार फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। तो इन तीनों ही चीजों को, तीनों ही कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हमें इस आंसर को जस्टिफाई करना होगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज और कि इस पर्टिकुलर आंसर का अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कीवर्ड को समझेंगे तो कीवर्ड यहां पर बोलता है यू हैव टू एक्सप्लेन इट। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन करने का मतलब होता है कि जो भी स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है दैट इज टोटली करेक्ट। एक्सप्लेन मीन्स द स्टेटमेंट इज ऑलरेडी करेक्ट, आपको बस उसे प्रूव करना है। ठीक है, सो प्रूफ कैसे कर सकते हैं आप? यू कैन प्रूव इट विद एग्जांपल्स। ठीक है, आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के सपोर्ट में हो, इसके थ्रू आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उनको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ गए। अब इस क्वेश्चन का जो मेन थीम है दैट इज इंडियन लिटरेचर, हम उस इंडियन लिटरेचर को हल्का समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन को जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन को स्ट्रक्चराइज करने के लिए आप इस क्वेश्चन को या फिर किसी भी क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना होता है। द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, देन कम्स बॉडी एंड देन कम्स द एंडिंग और कंक्लूजन। राइट, अब देखिए, जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को आपको स्टार्ट करना है तो आपको कोशिश करना है कि कुछ इस तरीके का इंट्रोडक्शन हो जिसके अंदर आप इंडियन लिटरेचर की जर्नी को बता सकें। साथ ही साथ आप इंडियन लिटरेचर या फिर लिटरेचर इन जनरल, मतलब जो लिटरेचर वर्ड है, लिटरेचर की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें लिटरेचर को पढ़ना चाहिए। लिटरेचर का देखिए सीधा सा मतलब, अगर आप लिटरेचर देखोगे तो लिटरेचर मींस समथिंग दैट इज इन रिटन फॉर्म। ठीक है, समथिंग दैट इज इन रिटन फॉर्म मतलब कि कोई बुक हो सकती है, कोई मैगजीन हो सकती है, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो सकते हैं जो कि एंशिएंट टाइम में होते थे। राइट, तो ये सब चीजें लिटरेचर का पार्ट बनती हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि लिटरेचर की सिग्निफिकेंस क्या है। आफ्टर ऑल हमें लिटरेचर को पढ़ना क्यों है, क्यों हमें लिटरेचर को यूज करना है। द मोमेंट हम ये समझ जाएंगे कि लिटरेचर की इंपॉर्टेंस क्या है तो हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है दैट विल बी रेडी। तो देखिए, समझिए, किसी भी कंट्री का जो लिटरेचर या फिर किसी भी समाज का जो लिटरेचर होता है, माना जाता है कि दैट इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। सिंपल वर्ड्स में, लिटरेचर इज कॉल्ड एज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। अगर मैं इसे हिंदी में जस्टिफाई करूं तो इट शोज कि जो लिटरेचर होता है वो एक समाज का आईना होता है। मतलब कि आज हमारे समाज में क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स क्या थे वहां के, मतलब कि उस पर्टिकुलर जगह पर वहां की हिस्ट्री कैसी है, वहां के लोग किस तरीके से रहा करते थे, उसी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आज के टाइम में उस जगह पर लोग किस तरीके से रहते हैं, किस
तरीके की सोच वो लोग अपनाते हैं, किस तरीके का रहन सहन वो लोग अपनाते हैं, वो हर बात इस चीज पर डिपेंड करता है कि उनकी हिस्ट्री कैसी थी। ठीक है, मतलब उनके पूर्वज किस तरीके से रहा करते थे। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी चीजें हिस्ट्री में चलती आ रही हैं वो सेम नहीं चलेंगी। ठीक है, चीजों में चेंजेस आएंगे, एवोल्यूशन आएगा। बट हमें समझना यह है कि एवोल्यूशन तभी हमें पता चल पाएगा जब हमें पहले हिस्ट्री पता होगी। और इस हिस्ट्री को पता करने का द बेस्ट तरीका जो होता है वो है लिटरेचर। लिटरेचर मतलब रिटन फॉर्म ऑफ हिस्ट्री, मतलब जो लिखी गई हिस्ट्री है वो हमें लिटरेचर बताती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर आप रिलीजियस लिटरेचर की बात करेंगे तो वेदास हैं। नाउ वेदास जो हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये चारों वेद जो है वो वेद हमें कहीं ना कहीं वैदिक पीरियड की सोशल लाइफ, उस टाइम की पॉलिटिकल लाइफ, उस टाइम की रिलीजियस लाइफ, उस टाइम की इकोनॉमिक लाइफ, ये सब बताते हैं। वेद सिर्फ अपने आप में एक रिलीजियस कल्चर नहीं है। ठीक है, वेद जो एक ऐसी किताब है जो उस टाइम के समाज के बारे में बताती है। उस समय लोग किस तरीके से रहा करते थे, क्या खाया करते थे, कहां पर रहा करते थे, किस तरीके से उनका घर बनता था, ये हर चीज वेद में एक्सप्लेन की गई है। राइट, वेद के अंदर लोगों के रहने का तरीका, लोगों के रहने का जो मेन फिलॉसफी था, एवरी सिंगल थिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड। सीधे शब्दों में अगर हम यहां समझे तो वेद जो है वो सिर्फ एक रिलीजन के लिए बुक नहीं है, बट वो पूरे के पूरे समाज को समझने के लिए किताब है। मतलब कि वंस अगेन जो वेद है उसे हम उस समय का एक मिरर कह सकते हैं। जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, जो हमारी भारतीय सभ्यता है, वो कहीं ना कहीं वेद को बहुत ज्यादा मानती है, वेद को अपनाती है, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी जिंदगी को उस तरीके से जिए जिस तरीके से वेदों में लिखा हुआ है। तो आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। हम उस तरीके से जीना चाहते हैं जिस तरीके से वेदों में लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि वेद हमें वो चीजें बता रहे हैं जो एंशिएंट टाइम में हुआ करती थी, किस तरीके से लोग उस टाइम रहा करते थे, किस तरीके का उनका रिलीजियस फॉलोइंग था, किस तरीके का उनका फिलोसॉफिकल जो फॉलोइंग्स वगैरह था, और उसी चीजों को हम आज भी अपनाना चाहते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है इन सब चीजों के बारे में? थ्रू लिटरेचर। तो इन किताबों के थ्रू ही पता करता है। तो आई होप आपको ये चीज सबसे पहले समझ आए कि लिटरेचर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है। लिटरेचर की सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। ठीक है, हमारे इतिहास को समझना ये एक लिटरेचर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक चीज और देखिए, जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री को आप जानते हैं क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ मिस्टेक्स। इट इज कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ मिस्टेक्स। नाउ क्यों हिस्ट्री को लैंग्वेज ऑफ मिस्टेक्स कहा जाता है? इट इज बिकॉज इसी सब्जेक्ट को पढ़कर, मतलब हिस्ट्री को पढ़कर ही आप हमारे इतिहास में यानी कि पास्ट में की गई सारी की सारी मिस्टेक्स को आप समझ सकते हैं और उन्हें दोहराने से बच सकते हैं। मतलब आप अगर हिस्ट्री को प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो आप ये चीज समझेंगे कि पुराने राजाओं ने, पुराने सिविलाइजेशंस ने, पुरानी जो डायनेस्टीज वगैरह थी, उन्होंने क्या गलतियां की जिसके कारण उनका पूरी तरीके से फॉल हो गया, और सेम गलतियां हम ना करें। दैट्स वाई हिस्ट्री इज कॉल्ड एज लैंग्वेज ऑफ मिस्टेक्स। और हिस्ट्री हमें काफी कुछ सिखाता है। नाउ हिस्ट्री के सिखाने का सोर्स क्या है? दैट सोर्स इज लिटरेचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है यहां पर लिटरेचर की, कि लिटरेचर हमें हिस्ट्री को समझने में हेल्प करता है, हमें हिस्ट्री को समझने में मदद करता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, एक चीज जो हमें यहां समझनी है वो ये है कि लिटरेचर रातों रात डेवलप नहीं हुआ है, लिटरेचर इवॉल्व हुआ है। राइट, अब इवॉल्व कैसे होगा? देखिए, अगर आप सबसे एंशिएंट टाइम्स की बात करें तो हमारा जो फर्स्ट सबसे पुराना सिविलाइजेशन है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी बात करेंगे तो आप जानते हैं कि वहां उस टाइम भी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स हुआ करते थे। राइट, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स थे वहां पे। ऑल्दो हम उसे अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए, यानी कि ये अभी तक नॉट डेसिफर्ड है, बट स्टिल मतलब हमें ये नहीं पता कि वो क्या लिखा हुआ है, बट हम ये जानते हैं कि वो सिंबल्स के फॉर्म में डेफिनेटली कुछ ना कुछ लिखते थे। अभी भी बहुत सारे वॉल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे ऐसे सील्स हैं, इन हर चीजों पे कुछ ना कुछ आईवीसी का लिखा हुआ है। ऑल्दो वी डोंट नो कि क्या लिखा हुआ है, बट इतना हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ वो लिखते थे, दैट टू इन पिक्टोग्राफिक फॉर्मेट। इसका मतलब है हो सकता है उस टाइम भी लिटरेचर डेवलप होना शुरू हो चुका था। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसके बाद की एवोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात की। अब देखिए, अब अगर आप वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो वैदिक पीरियड में भी समझिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो स्क्रिप्चर्स आते हैं, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स आते हैं, जैसे रिलीजियस बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हो गए, जैसे कि वेद हो गया, पुराण हो गए, वी हैव अरण्यकास, वी हैव उपनिषद्स। ये जितनी भी बुक्स थी ये सब हमें सोशल लाइफ के बारे में बताती थी, हाउ वी शुड लिव, हाउ एंड वाई, कोई चीज करनी है तो क्यों करनी है, कैसे करनी है, हाउ, वाई, व्हाट, एवरी सिंगल थिंग वाज टॉट इन दीज बुक्स। इट शोज। और अभी अगर आप मॉडर्न लिटरेचर की बात करेंगे तो अभी भी हमारे पास वी हैव बुक्स, वी हैव न्यूज़पेपर्स, वी हैव मैगजीन्स। तो इट शोज कि जो लिटरेचर है वो लगातार इवॉल्व हुआ है, एंड
इट हैज इवॉल्व फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट से ये सिंबल्स जो पहले यूज होता था, उसके बाद ये वेदास के ऊपर गया जहां पर हाइम्स के फॉर्म में चीजें लिखी जाती थी, और आज जो हम देखते हैं वो बुक्स जो है वो प्रॉपर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखी जाती है, राइट। सो इस तरीके से जो लिटरेचर है, सिंपल वर्ड्स में समझे तो जो लैंग्वेज और लिटरेचर का जो एवोल्यूशन हुआ है, दैट हैज नॉट बीन ओवरनाइट, वो रातों रात नहीं हुआ है, उसको होने में हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगे हैं। आई होप आप इस चीज को प्रॉपरली फॉलो कर पा रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपको यहां पर लिटरेचर की इंपॉर्टेंस बता दी और मैंने आपको लिटरेचर का एवोल्यूशन समझा दिया। अगर आप क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट वर्ड है, जो फर्स्ट कीवर्ड है, वो ये बोलता है कि जो इंडियन लिटरेचर है उसके अंदर डाइवर्सिटी है, राइट। देखिए यहां पर देखिए बोला जाता है कि जो इंडियन लिटरेचर है वहां पर डाइवर्सिटी है। तो अब हमें अपने आंसर को लिखते टाइम ये भी एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से हम इंडियन लिटरेचर को डाइवर्स कह सकते हैं। क्या इंडियन लिटरेचर सच में डाइवर्स है? डाइवर्स का मतलब क्या होता है? डाइवर्स का मतलब ये होता है कि इंडियन लिटरेचर अपने आप में ही एक यूनिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर जगह नहीं पाया जाता है। देखिए डाइवर्सिटी को मैं आपको समझाता हूं कि हाउ इंडियन लिटरेचर इज डाइवर्स। अब देखिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे लिटरेचर है जो कि रिलीजियस लिटरेचर है, बट हमारे पास साथ में ऐसे लिटरेचर भी है जो कि सेक्युलर लिटरेचर है। ये शो करता है डाइवर्सिटी, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही टाइप का लिटरेचर नहीं है, हमारे पास वेरियस टाइप के लिटरेचर है, हमारे पास मल्टीपल टाइप के लिटरेचर है, हमारे पास मल्टीपल जॉनर्स है। ठीक है, देखिए रिलीजन वर्सेस सेक्युलर हो गया। सेकंड आप समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लिटरेचर जो कि एपिक्स के फॉर्म में लिखे गए हैं, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, राइट, ये सब। लेकिन साथ ही साथ आप बहुत सारे आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि लिरिक्स के फॉर्म में लिखे गए हैं, मतलब पोएम्स के फॉर्म में लिखे गए हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्रोज के फॉर्म में लिखे गए हैं, राइट। थर्ड आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे जैसे कि वेदा वगैरह हुआ करता था, वो पहले ओरल हुआ करता था, राइट। सबसे स्टार्टिंग में वो ओरल था, मतलब स्टार्टिंग में उनको डायरेक्टली लिखा नहीं गया था। लेकिन आप देखो तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके लिरिक्स वगैरह, सॉन्ग्स, बुक्स, ये सब चीजें स्टार्टिंग से ही लिखी जा रही हैं, राइट। तो अब डाइवर्सिटी आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हमारे पास हर तरीके की लिटरेचर है। अब आप एक चीज समझिए कि हमारे पास नैरेटिव लिटरेचर भी है, साथ ही साथ हमारे पास साइंटिफिक लिटरेचर भी है, राइट। अभी हम थोड़ी देर में एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, बट आई होप आप डाइवर्सिटी समझ पा रहे हैं कि हमारे पास हर टाइप की लिटरेचर ऑलरेडी इंडियन कल्चर के अंदर प्रेजेंट है। मतलब भारतीय सभ्यता जो है उसके अंदर सिर्फ एक तरीके का लिटरेचर नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के ऊपर लिखा है, या फिर हमने सिर्फ सोशल लाइफ के ऊपर लिखा है, या फिर हमने सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर लिखा है। ऐसा नहीं है, हमने एवरी सिंगल जो पार्ट ऑफ लाइफ था, be it religion, be it society, be it politics, be it economics, every single thing, हमने हर चीज के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा है। ये शो करता है कि जो भारत की डाइवर्सिटी है दैट इज टू मच। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसको तो डिस्कस कर लिया एज टू किस तरीके से इंडियन जो लिटरेचर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और आई होप आपको डाइवर्सिटी प्रॉपर्ली समझ आ गई। और जो उससे पहले हमने जो लिटरेचर की इंपॉर्टेंस है, जो उसका एवोल्यूशन है, हर चीज आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के बारे में। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो शिफ्ट्स की बात करता है कि किस तरीके से भारतीय लिटरेचर ओवर द टाइम शिफ्ट हो रहा है। सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये इवॉल्व हो रहा है। नाउ इवॉल्व होने के लिए इन्होंने 3 डिफरेंट कीवर्ड्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। जो पहला कीवर्ड है वो बोलता है दैट इट हैज शिफ्टेड ऑन द फॉर्म ऑफ टॉपिक, मतलब टॉपिक के बेस पे। दूसरा बोला गया है कि ये शिफ्ट हो रहे हैं आइडियाज के बेस पे, एंड थर्ड बोल रहा है ये शिफ्ट हो रहा है फॉर्म के बेस पे। ठीक है, सो हम बारी बारी से कोशिश करेंगे, तीनों को डिस्कस करेंगे और तीनों में ही समझेंगे कि किस तरीके से इंडियन लिटरेचर शिफ्ट हो रहा है टॉपिक, आइडियाज एंड फॉर्म के बेस पे। अब देखो, सबसे पहले आता है लेट्स टॉक अबाउट शिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक का शिफ्ट समझते हैं कि किस तरीके से भारतीय सभ्यता में, भारतीय सिविलाइजेशन में जो लिटरेचर डिफरेंट टाइम्स पे आए हैं, किस तरीके से उनके टॉपिक्स जो है इवॉल्व हुए हैं, या फिर उनके टॉपिक्स किस तरीके से चेंज हुए हैं। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन मतलब इंडियन लिटरेचर है उसका है रिलीजन, या फिर रिलीजियस लिटरेचर हम सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं। अब देखिए, अगर आप रिलीजियस लिटरेचर की बात करेंगे तो रिलीजियस लिटरेचर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल हैं, राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। अगर आप देखोगे, जैसे जो वैदिक पीरियड हुआ करता था उस टाइम अगर आप देखोगे तो रिलीजियस लिटरेचर 3 पार्ट में डिवाइडेड था। इट वॉज बेस्ड ऑन हिंदुइज्म, इट वॉज ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, अब जानते हैं हिंदुइज्म के अंदर देयर वॉज वेद, पुराना, ठीक है, उपनिषद्स, अरण्यकास, ये सारे के सारे थे। ठीक है, फिर बुद्धिज्म में देयर वाज त्रिपिटका जो बुक्स थी, जैनिज्म के अंदर देयर वाज अंग लिटरेचर, राइट। तो ये शो करता है कि रिलीजियस लिटरेचर जो है वो हमारे सभ्यता के अंदर राइट फ्रॉम द बिगनिंग, राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स हमेशा ही रही है। ठीक है, तो ये हो गया ये हमारा ओरिजिनल, मतलब जो सबसे पहले जब एंशिएंट टाइम था उस टाइम रिलीजियस लिटरेचर जो था वो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म इस तरीके से डिवाइड होता था। इन्हीं में अगर आप थोड़ा सा बाद में आते हैं, मतलब जब महाजनपद वाला टाइम आया, महाजनपद जब यानी कि बुद्धिज्म जैनिज्म वाला टाइम आया, तो आप देखोगे कि बहुत सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज आती है।
ठीक है। बहुत सारे आप जानते हैं पंचतंत्र आता है, बहुत सारी जातक स्टोरीज आती हैं। ये सब शो करता है कि अब हमारा लिटरेचर टॉपिक के बेस पे इवॉल्व हो रहा है, फ्रॉम रिलीजन टू माइथोलॉजी। ठीक है, यहाँ पर चेंज हुआ। अब आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं। देन केम मिडिवल टाइम्स। अब मिडिवल टाइम्स में आप जानते हैं कि जो रिलीजियस लिटरेचर था उसके ऊपर सबसे बड़ा जो चेंज आया दैट वाज बिकॉज ऑफ सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। ठीक है। अब सूफी एंड भक्ति मूवमेंट जब आते हैं तो सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ, देखिए अभी तक जो मेजोरिटी ऑफ लिटरेचर था वो कौन से लैंग्वेज में हुआ करता था, दैट वाज इन संस्कृत। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज में। यहाँ पर जब जातक स्टोरीज आते हैं, जब ये सब चीजें आती हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्मॉलर लैंग्वेज थी जैसे कि पाली हो गई, ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज हो गई, ये सब यहाँ पर लाइमलाइट में आना स्टार्ट होता है और जो लिटरेचर था उसकी लैंग्वेज भी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। सिमिलरली जो मिडिवल लिटरेचर था, जो सूफी एंड जो भक्ति मूवमेंट के दौरान आता है, उस टाइम बहुत सारे लोकल लैंग्वेज जो थे वो भी यहाँ पर इमर्ज होने स्टार्ट हो गए। तो अगर आप इसको आपको यहाँ का एग्जाम्पल चाहिए तो आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। देयर वाज अ बुक कॉल्ड एज ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी एक नाम का बुक था जो कि ध्यानेश्वर ने लिखा था, ध्यानेश्वर ने लिखा था, जो कि मराठी में लिखा गया है। तो ये क्या शो करता है, ये भी यहां पर देखिए, यहां पर ये बात की जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन मतलब ध्यान का की इंपॉर्टेंस क्या है इसके बारे में बताया जाता है। सो आप देख सकते हैं पहले ये सारी चीजें आप देखो संस्कृत के फॉर्म में ऋग्वेदा के अंदर बताई जाती थी, बट लेटर ऑन ये लोकल लैंग्वेजेस के अंदर बताई जा रही है। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि टॉपिक यहां पर देखो लिटरेचर से जो लिटरेचर था उसका टॉपिक किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है, राइट फ्रॉम रिलीजन टू माइथोलॉजी टू नाउ यहाँ पर क्या हो गया, पोइट्रीज आ गई, बहुत सारे सॉन्ग्स आ गए, सॉन्ग मतलब हिम्स आ गए, राइट, इन सब के फॉर्म में अब हम लिटरेचर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप मॉडर्न टाइम को देखोगे जो अभी का टाइम है, तो अभी के टाइम में अगर आप किसी भी टॉपिक का एग्जांपल ले लो, जैसे कि भगवत गीता है, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट भगवत गीता, तो भगवत गीता जो है वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है, वो फोकस करता है कर्म के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर टॉपिक वंस अगेन शिफ्टेड, राइट। अब देखें टॉपिक किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। तो ये इंडियन लिटरेचर की एक्चुअली खूबसूरती है, इट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन लिटरेचर कि जो टॉपिक है इट हैज बीन शिफ्टिंग, इट हैज बीन चेंजिंग ओवर टाइम, राइट। अब हम देखिए, हम ऐसा नहीं है कि अगर हम स्टार्टिंग के अंदर वेदास के बारे में बात कर रहे थे जो कि रिलीजन के बारे में बात कर रहा था, तो हम आज तक उसी वेदा और रिलीजन के जो रिलीजन था उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हमारे रिलीजन का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, अभी हम कर्म के बारे में बात कर रहे हैं। वी टॉक अबाउट एज टू व्हाई अ सर्टेन थिंग्स इज इंपॉर्टेंट। जो रेनेसां वाला कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, वो भी रिलीजन के अंदर आ गया है। सो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब यहाँ पर रिलीजन के अंदर। द पॉइंट बीइंग जो रिलीजियस लिटरेचर है वो इतना ज्यादा डाइवर्स है। तो पहला टॉपिक तो हमारा रिलीजियस हो गया। सेकंड टॉपिक हम समझ सकते हैं कि आप देखो सेक्युलर लिटरेचर होता है। सेक्युलर जो लिटरेचर होता है उसमें अगर आप एग्जांपल देखें तो देखिए बहुत सारे ऐसे लिटरेचर आए जो कि रिलीजन से रिलेटेड नहीं थे, उन सबको सेक्युलर लिटरेचर आप कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो ग्रामर से रिलेटेड एक लिटरेचर आता है जो कि आप जानते हैं, किताब आती है अष्टध्यायी। अष्टध्यायी जो कि पाणिनि ने लिखी थी, ठीक है, पाणिनि ने लिखी थी, और इट वाज रिलेटेड टू ग्रामर। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो आप देखो हम यहां पर सेक्युलर लिटरेचर की बात कर रहे हैं, तो पहला टॉपिक हो गया ग्रामर। फिर आप और डिफरेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, देखो हम मेनली टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन लिटरेचर डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड हुआ है ना, किस तरीके से हमारे टॉपिक्स इवॉल्व हुए हैं। तो हमने सबसे पहले रिलीजन को समझा, अब हम समझ रहे हैं कि सेक्युलर लिटरेचर में टॉपिक कैसे कैसे अलग हुए हैं। तो देखो पहला हमने देखा ग्रामर है, फिर आप देखो साइंस के ऊपर बहुत सारी बुक्स आई हैं, जैसे कि देयर वाज अ बुक कॉल्ड आर्यभट्टिया, आर्यभट्टिया जो कि आर्यभट्ट ने लिखी थी, राइट। थर्ड आप देखो तो पोएम्स, ड्रामास, इन सब के टॉपिक्स आने लगे, जो कि जैसे कालिदास जैसे ऑथर थे जिन्होंने मालविका अग्निमित्रम नाम की एक किताब लिखी, तो ये ड्रामा के बारे में बात करता है, पोएम के बारे में बात करता है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से टॉपिक्स चेंज हो रहे हैं। अगर हमें और टॉपिक की बात करनी है तो हम यहाँ पर पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में समझ सकते हैं कि जैसे कालिदास की जो मालविका अग्निमित्रम थी वो ऑल्दो एक लव स्टोरी थी, बट अगर आप देखो तो उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और नंद डायनेस्टी के जो मतलब बीच में वॉर हुआ था उसके बारे में बताया गया है। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हिस्ट्री बताता है ये पर्टिकुलर जो लिटरेचर है। फिर बहुत सारी ऐसी लिटरेचर आती है जो कि ऑटोबायोग्राफी बता रही है। ऑटोबायोग्राफी की अगर हम बात करें तो देयर वाज अ बुक कॉल्ड एज अकबरनामा। अकबरनामा जो था अबुल फजल ने लिखा था। अबुल फजल जो थे वो कोर्ट हिस्टोरियन थे अकबर के, अकबर जो कि मुगल एक मुगल रूलर थे, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखवाई थी अकबर ने, तो उनकी किताब आती है दैट इज कॉल्ड एज अकबरनामा। देन देयर वाज अ बुक कॉल्ड एज बाबरनामा, राइट। बाबरनामा वाज रिटन बाय बाबर हिमसेल्फ, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि बाबरनामा इज द ओनली बुक इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल लिटरेचर जो कि उस ऑथर ने खुद लिखी है, मतलब जिसकी ऑटोबायोग्राफी है उसने खुद लिखी है। सो दिस इज एक्चुअली अ ऑटोबायोग्राफी इन ट्रू सेंस, ठीक है।
प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो आई होप आप समझ रहे हैं। फिर बहुत सारी किताबें जो मिडिवल एंड मॉडर्न टाइम में आती है वो सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करती है, जैसे कि राजा राम मोहन राय जो आए थे, उन्होंने सती के ऊपर किताबें लिखी थी, बहुत सारी चाइल्ड मैरिज के ऊपर किताबें लिखी थी, ठीक है, विडो रीमैरिज के ऊपर किताबें लिखी थी। तो इट शोज कि हमारे टॉपिक्स जो हैं वो लगातार चेंज हुए हैं। आई होप आप समझ गए कि राइट फ्रॉम रिलीजियस लिटरेचर में भी काफी टॉपिक्स चेंज हुए अपने आप के अंदर ही, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म। देन सेक्युलर लिटरेचर के अंदर अलग अलग टॉपिक्स आए थे, जैसे कि ग्रामर आया, फिर साइंस आया, फिर पोएम ड्रामा आया। देन पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर वॉर्स के बारे में, किंग्स के बारे में, बैटल्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताया गया। देन ऑटोबायोग्राफी आती है, अकबर की, बाबर की, बहुत सारी और भी ऑटोबायोग्राफीज आएंगी। देन देयर वाज टॉपिक ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, जहां पर जो ऑथर्स थे उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के बारे में लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये शो करता है कि जो इंडियन लिटरेचर है वो सिर्फ एक ही टॉपिक के ऊपर स्टैग्नेटेड नहीं है राइट फ्रॉम बिगनिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अभी तक अपना कोई भी टॉपिक वगैरह चेंज नहीं किया है, बट सच ये है कि ओवर द टाइम हम लगातार अपने टॉपिक्स को शिफ्ट करते जा रहे हैं। मतलब कि हम अपने लिटरेचर को लगातार न्यू टॉपिक्स के साथ ऐड करते जा रहे हैं। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हमने समझा कि जो किस तरीके से शिफ्ट्स इन टॉपिक हुए हैं इंडियन लिटरेचर के अंदर। अब जो सेकंड शिफ्ट का कीवर्ड था वो क्या था? सेकंड वाज आइडियाज, कि किस तरीके से इंडियन लिटरेचर आइडियाज के ऊपर शिफ्ट हुई है। अब देखो, अगर हम आइडियाज के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं रिलीजियस लिटरेचर का। अगर रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो पीछे का आइडिया क्या है? बैकग्राउंड में आइडिया क्या है? द आइडिया इज गॉड, आइडिया इज प्रेइंग, आइडिया इज वर्शिप, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो जो आइडियाज गॉड के ऊपर है वो आइडियाज एंशिएंट टाइम में और मॉडर्न टाइम में टोटली डिफरेंट है। अगर आप एंशिएंट टाइम में बात करो तो कहीं ना कहीं हम नेचर को वर्शिप क्या करते थे, बट प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कल्चर्स हैं, हमारे पास पेंटिंग्स हैं, हमारे पास जो फोटोज हैं, फोटोग्राफ्स हैं, है ना, जिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को हम भगवान मानकर पूजा करते हैं। पॉइंट बीइंग मोड ऑफ वर्शिप हैज चेंज्ड, ठीक है। सो वो आइडिया चेंज हुए हैं। किस तरीके से पहले हम गॉड को पोर्ट्रेट किया करते थे और आज हम किस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं, वो आइडिया टोटली चेंज हो चुका है। आई होप आप रिलीजन को समझ रहे हैं। सिमिलरली देखो और आइडियाज किस तरीके से काम कर सकते हैं। लिटरेचर जो है वो कहीं ना कहीं एक आइडियाज को एक्सचेंज करने का मीडियम भी तो है। देखिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक किताब है जो कि चाइनीज के अंदर लिखी गई है, देयर इज अ बुक कॉल्ड एज XYZ मान लेते हैं, जो कि चाइनीज के अंदर लिखी गई है। अब इसी बुक को मान लीजिए कि ये बुक बहुत अच्छी है, ठीक है, ये लाइफ के बारे में बहुत अच्छी चीजें बताती है। जब हम इस बुक को इंग्लिश या फिर हिंदी या फिर किसी भी लोकल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके या फिर ट्रांसलेट करके, ठीक है, उस लोकल लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम भी उस पर्टिकुलर आइडियाज को पढ़ सकते हैं, हम भी उसे अपने जो हमारी जो लाइफ है उसके अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं। द पॉइंट बीइंग यहां पर लिटरेचर एक आइडिया की एक्सचेंज की तरह भी यूज हो रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आइडियाज मूव हो रहे हैं राइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जहां तक एक सिंगल लिटरेचर दोनों को नहीं कंबाइन कर पा रहा था, तो इस लिटरेचर के ट्रांसलेशन ने ये आइडिया यहां तक पहुंचा दिया। सो ऑब्वियसली लिटरेचर यहां पर आइडियाज के स्प्रेड में भी हेल्प करेगा। थर्ड चीज, अब देखिए आइडियाज के फॉर्म में अगर आप देखो तो लिटरेचर कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्मेशन भी तो करता है ना। जैसा हमने पीछे बात की, राजा राम मोहन राय ने काफी सारी किताबें लिखी थी सती के ऊपर, विडो रीमैरिज के ऊपर, ना चाइल्ड मैरिज के ऊपर। तो अगर वो किताबें लिख रहे हैं तो इन किताबों को कौन पढ़ता था? इन किताबों को जो लोग थे, वहां के पीपल थे, वो पढ़ते थे। उन्हें पढ़कर उनको चीजें समझ आती थी एंड बिकॉज ऑफ दैट काफी ज्यादा जो सती प्रथा थी वो कम हो गई, चाइल्ड मैरिज कम हो गई। देखिए ऐसा नहीं है कि लिटरेचर is the only thing that is responsible for these things, but obviously literature एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर था जिसने आइडियाज को स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा हेल्प की, ठीक है। अगर आप अभी की बात करो सोशल रिफॉर्मेशन के बारे में, तो अभी का जो सोशल मीडिया है वो भी तो इसी चीज के ऊपर काम कर रहा है ना। देखो सोशल मीडिया का बेसिक आइडिया क्या है? सोशल मीडिया का आइडिया है दैट एवरी पर्सन शुड बी अवेयर एंड एवरी पर्सन शुड हैव एक्सेस टू द नॉलेज। सोशल मीडिया का बेसिक आइडिया ये है। सो अगर वो अवेयर बनाना चाहता है और नॉलेज को एक्सेस कराना चाहता है, तो इसका मेन आइडिया क्या है? इसका आइडिया क्या है कि ये ओपिनियन को रेज करना चाहता है। मतलब एवरी पर्सन शुड हैव देयर ओन ओपिनियंस, और उस ओपिनियन के को यूज करके वो राइट टू फ्री स्पीच को यूज कर सकते हैं, राइट, अलग अलग तरीके के आइडियाज को यूज कर सकते हैं। सो आई होप आप समझ रहे हैं कि सोशल रिफॉर्मेशन के अंदर भी आइडियाज का बहुत इंपॉर्टेंस है और उस आइडियाज के लिए लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट। अभी के टाइम में अगर आप देखोगे तो इसी लिटरेचर को यूज करके हम कहीं पर भी अपने पोस्ट डाल सकते हैं, हम अपने आइडियाज को स्प्रेड कर सकते हैं, राइट। हम अपने पोएम्स, स्टोरीज, एनीथिंग दैट वी वांट टू, हम हर चीज को यहाँ पर स्प्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी लिटरेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है सोशल रिफॉर्मेशन के अंदर। सिमिलरली हमने ऑटोबायोग्राफीज के बारे में बात की थी। सो ऑटोबायोग्राफी इज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ आइडियाज ना, राइट, कलेक्शन ऑफ आइडियाज। तो आप यहां पर भी इसको यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, वो भी लिटरेचर का पार्ट है, और उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक से आप काफी सारी ऐसे आइडियाज लेकर के उसको अपने लाइफ में यूज करते हैं, उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होता होगा, राइट। सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ हाउ जो लिटरेचर है इट एक्चुअली हेल्प्स इन स्प्रेडिंग द आइडियाज,
और किस तरीके से आइडियाज जो है वो ओवर द टाइम शिफ्ट हो रहे हैं। जो आइडियाज जो पहले हुआ करते थे सेम आइडियाज अभी के टाइम में नहीं है, राइट। आइडियाज कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं, आइडियाज कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। जैसे हमने जो रिलीजियस लिटरेचर था उसका एग्जांपल लिया था कि किस तरीके से हम पहले गॉड को पोर्ट्रे करते थे और अभी हम किस तरीके से करते हैं, दैट इज टोटली डिफरेंट। सिमिलरली ऑटोबायोग्राफी की अगर आप बात करोगे तो पहले की ऑटोबायोग्राफी वो यूज टू बी टोटली डिफरेंट, अभी के जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, राइट। तो किस तरीके से आइडियाज फ्लो कर रहे हैं, किस तरीके से आइडियाज मूव कर रहे हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं लिटरेचर के थ्रू पता चलता है। अब आप एक और एग्जांपल ले लीजिए जो करंट टाइम है। अगर हम आइडियाज के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए आइडिया इज नॉट जस्ट दोज थिंग्स जो हमारे साथ होता है, आइडिया इज समथिंग दैट वी इमेजिन, ठीक है। तो अगर हम इमेजिनेशन के ऊपर बात करें तो अभी आपने फिक्शनल बुक्स के बारे में सुना होगा। सो फिक्शनल बुक्स का मेन कंसेप्ट क्या है? फिक्शनल बुक्स का मेन कंसेप्ट ये है कि जो आप इमेजिन कर रहे हैं, वॉट एवर योर आइडियाज आर, आप उस आइडियाज को ऑन पेपर एक्सप्रेस करो, ठीक है। बुक्स के फॉर्म में, लिटरेचर के फॉर्म में, मैगजीन्स के फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस करो एंड पीपल विल रीड दोस थिंग्स, पीपल को भी वैसे आइडियाज मिलेंगे। द पॉइंट बीइंग, सो फिक्शनल बुक्स जो है, फिक्शनल जॉनर जो है, वो भी तो एक टाइप का आइडिया का स्प्रेड ही है ना, है ना। आई होप आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आइडियाज जो है वो भी लगातार शिफ्ट हो रहा है, लगातार इवॉल्व हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, और चेंज होकर के यहां तक पहुंचा है कि अभी हम अपने खुद के ट्रू रियलिटी से हट करके हम फिक्शन की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि आपने साई-फाई के बारे में सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक फिक्शन। सो साइंटिफिक फिक्शन क्या है? साइंटिफिक फिक्शन इज समथिंग दैट माइट नॉट बी ट्रू इन रियलिटी, बट उसके बारे में कुछ सोच करके, उसके बारे में कुछ एक ऑल्टरनेट रियलिटी बना करके उसके ऊपर एक लिटरेचर पब्लिश करना, राइट। एक किताब लिखना, उस किताब को लोग पढ़ते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, बेसिकली उसके आइडिया के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि लिटरेचर एक्चुअली इज अ शिफ्ट ऑफ आइडियाज ऑल्सो, जो लगातार चेंज होता जा रहा है, लगातार इवॉल्व हो रहा है एंड लगातार बेटर के लिए इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आप यहां पर दोनों चीजें समझ गए। सबसे पहले हमने बात की कि किस तरीके से जो ये लिटरेचर है, इट वॉज अ शिफ्ट ऑफ टॉपिक। फिर हमने बात की कि किस तरीके से लिटरेचर इज ऑल्सो शिफ्ट ऑफ आइडियाज। अब हम थर्ड बात करेंगे कि हाउ लिटरेचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शिफ्ट ऑफ फॉर्म्स, मतलब किस तरीके से जो लिटरेचर है उसका फॉर्म भी लगातार शिफ्ट हो रहा है, लगातार इवॉल्व हो रहा है। देखिए जैसे कि हम एंशिएंट टाइम्स की अगर हम बात करें, एंशिएंट टाइम्स में क्या किसी भी किताब को लिखने के कोई भी रूल्स हुआ करते थे? नहीं, दे यूज्ड टू बी नो रूल्स, ठीक है। आप किसी भी किताब को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप वेद की बात करेंगे तो वेदा को पहले लिखा ही नहीं गया था, इट वॉज टोटली ओरल, लेटर ऑन इट वॉज कंपाइल्ड ना, ठीक है। तो ये शो करता है कि कोई रूल्स वगैरह उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे। जैसे वेद है, वेद के में भी स्पेशली अगर आप ऋग्वेद को देखोगे तो ऋग्वेद तो टोटली ओरल था, इट वॉज कंपाइल्ड वे लेटर, मतलब बहुत काफी टाइम के बाद इसको कंपाइल किया गया था। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो एंशिएंट टाइम्स में जितने भी बुक्स वगैरह हुआ करते थे, जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जो रिलीजियस लिटरेचर थे, वो सबके सब कहीं ना कहीं हाइम्स के फॉर्म में थे। हाइम्स क्या होता है? हाइम का मतलब होता है श्लोक, ठीक है। तो अगर आप जितने भी वेद वगैरह हैं, अगर आप ओरिजिनल वेद को देखोगे तो इट इज एक्चुअली इन श्लोक का फॉर्म। श्लोक, हिम्स, ये सब जो फॉर्म्स हैं, ये शो करता है कि उस टाइम में कोई भी रूल्स नहीं थे, मतलब देयर वाज नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट किस तरीके से बुक लिखनी है। आप उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली एंशिएंट लिटरेचर को अगर आप देखोगे तो उस टाइम पोएट्री बहुत ज्यादा हुआ करती थी, उस टाइम प्रोज नहीं होता था। प्रोज का मतलब है कि पैरा फॉर्मेट में लिखना, जैसे कि हम अभी जैसे लिख रहे हैं वो पैरा के फॉर्मेट में लिखते हैं। बट व्हाट डज पोएट्री मीन्स? पोएट्री मीन्स जहां पर हम चीजों को सिलेबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब हम जो इसको एक एक पर्टिकुलर स्वर के रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उसको एक पर्टिकुलर मेलोडी देने की कोशिश करते हैं, हिम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस है पोएट्री और प्रोज के बीच में। और एंशिएंट टाइम में प्रोज ज्यादा हुआ नहीं करता था, इट वॉज ओनली पोएट्री। मतलब सिंपल शब्दों में समझे तो उस टाइम लिटरेचर का जो फॉर्म था वो कुछ इस तरीके का था कि इसमें कोई भी रूल्स नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहला तो हम ये समझ गए। अब जब मिडिवल के टाइम में हम आए तो ये जो फॉर्म है वो धीरे धीरे शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हुआ, जहां पर हमने देखा कि पहले एक सिंगल लैंग्वेज जो है जो ब्राह्मण लैंग्वेज संस्कृत था वो पहले डोमिनेट क्या करता था। मिडिवल के टाइम में रीजनल लैंग्वेजेस काफी ज्यादा ग्रो होने स्टार्ट हो गए, इतने सारे रिलीजियस लैंग्वेजेस ग्रो हुए कि रिलीजियस लिटरेचर भी ग्रो होना स्टार्ट हो गया, राइट। आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज को। देख रहे हो आप, न्यू फॉर्म्स बने। फॉर्म्स कैसे बने? देखो, इससे पहले अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द अगर आप बुक्स वगैरह देखोगे तो वो कहीं ना कहीं रिलीजन के ऊपर बेस्ड था। पर जब रिलीजियस लिटरेचर बनना स्टार्ट हुआ, स्पेशली रिलीजियस लैंग्वेजेस में, तो जो रिलीजियस ऑथर, जो रीजनल ऑथर्स थे, मतलब जो छोटे छोटे ऑथर्स थे, उन्होंने अपने आसपास का जो सोशल प्रॉब्लम्स था उसके ऊपर उन्होंने अपने जो लिटरेचर थे वो सब लिखने स्टार्ट कर दिए, बुक्स लिखने स्टार्ट कर दिए। अब जब इन्होंने बुक्स लिखने स्टार्ट किए तो ये जो सोशल प्रॉब्लम्स था ये अपलिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, मतलब इनके बारे में बातचीत होनी स्टार्ट हुई। जब बातचीत होनी स्टार्ट हुई तो ओवर द टाइम इनको इरेडिकेट किया गया। फॉर एग्जाम्पल जो पर्दा सिस्टम था,
जो कि अभी ऑल्दो काफी जगह पर अभी भी प्रेवलेंट है, बट स्टिल पर्दा सिस्टम जिस तरीके का पहला इंडियन सोसाइटी में था उतना अभी नहीं, राइट। देन इट वाज सती प्रथा, देन वी हैव विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज। ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि ओवर द टाइम कम हुई है, और उसके अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था कि जो रिलीजन लिटरेचर था, मतलब जो रीजनल लिटरेचर था, वो काफी ज्यादा उसने इसको हाईलाइट किया, अपलिफ्ट किया, जिसके कारण ये पूरी दुनिया की नजरों में आया और धीरे धीरे इरेडिकेट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो मिडिवल लिटरेचर में और कैसे फॉर्म्स चेंज हुए, तो जहां पर पहले सिर्फ पोइट्री के फॉर्म में लिखा जाता था, पोइट्री के साथ साथ प्रोज फॉर्म में, पैरा फॉर्मेट में, नरेशन के फॉर्मेट में, इन सब फॉर्मेट में लिखा जाने लगा। अगर आप मिडिवल एरा की कोई भी बुक देखते हैं, जैसे कि अगर आप कालिदास की कोई बुक्स पढ़ते हैं या फिर किसी और ऑथर की बुक्स पढ़ते हैं, तो आप देखोगे कि वो नरेशन के फॉर्म में है या फिर वो डायलॉग के फॉर्म में है। तो डायलॉग के फॉर्म का मतलब क्या है, सीधा सा मतलब ये है कि वो किताब जो है वो 2 पर्सन के हिसाब से लिखी गई है। मतलब पर्सन 1 इज आस्किंग समथिंग, पर्सन 2 इज रिप्लाइंग समथिंग, पर्सन 1 इज आस्किंग समथिंग, पर्सन 2 इज रिप्लाइंग समथिंग। तो इस तरीके से वो आंसर्स लिखे गए हैं और इन्हीं को एक लिटरेचर का फॉर्म दिया गया है। ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं इस चीज को कि किस तरीके से जो एंशियंट मिडिवल और टाइम में जो फॉर्म है लिटरेचर का, वो लगातार चेंज होता जा रहा है, वो लगातार शिफ्ट होता जा रहा है, वो लगातार इवॉल्व होता जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, इसी एवोल्यूशन को अगर हम समझे फॉर्म के रूप में, तो हमने एंशियंट देखा, मिडिवल देखा। अगर हम मॉडर्न टाइम में देखते हैं तो मॉडर्न टाइम में फॉर्म्स कैसा है, देखो अभी के टाइम में अगर आप देखो, स्पेशली अगर हम इंडियन लिटरेचर की बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अराउंड इंडियन लिटरेचर, तो इंडियन लिटरेचर की अगर आप बात करो तो हमने वेस्टर्न आइडियाज को काफी ज्यादा एक्सपोजर मतलब हमें मिला है, राइट। तो अगर हमें वेस्टर्न आइडियाज का अप्रोच जो एक्सपोजर मिला है, तो उसके कारण हमारे आइडियाज भी कहीं ना कहीं उन चीजों से प्रेरित हुए हैं, जैसे कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी। तो अगर आप अभी की लिटरेचर देखोगे तो काफी सारे ऐसे लिटरेचर होते हैं जो कि इन सब आइडियाज के ऊपर फोकस करते हैं। दे ट्राई टू फोकस ऑन दीज आइडियाज कि किस तरीके से हम लिबर्टी ला सकते हैं समाज में, प्रोस्पेरिटी ला सकते हैं, इक्वालिटी ला सकते हैं, इन सब चीजों को कैसे ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अगर आप उस टाइम की बात करेंगे तो देखिए उस टाइम भी तो काफी सारे नेशनलिस्टिक जो आइडियाज थे वो सब भी लिटरेचर के फॉर्म में आए थे ना, राइट। बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने पैम्पलेट्स बनवाए, उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर स्टार्ट किए, मैगजीन स्टार्ट किए, वीकली मैगजीन्स, डेली मैगजीन्स, राइट। ये सब स्टार्ट किए। इसके पीछे का मेन रीजन क्या था? द मेन रीजन वॉज कि लोगों तक यानी कि पब्लिक तक अवेयरनेस पहुंचानी है, लोगों को चीजें बतानी है, समझानी है, उसके लिए उन्होंने लिटरेचर का यूज किया। तो आई होप आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फॉर्म जो है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। सिमिलरली अगर आप अभी के टाइम में देखिए तो ह्यूमन राइट्स का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर भी लिटरेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहां पर भी फॉर्म कहीं ना कहीं चेंज हो गया है ना। चेंज इस तरीके से हुआ कि जहां पर हम पहले राइट्स को नेचुरल राइट्स की तरह माना करते थे, अभी हम उसको ह्यूमन राइट की तरह देख रहे हैं। मतलब वी हैव स्पेशलाइज्ड ह्यूमन राइट्स एज अ पार्ट ऑफ नेचुरल राइट्स। इस तरीके से हमने बहुत सारे ऐसे आइडियाज को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया। द पॉइंट बीइंग, जैसे जैसे लिटरेचर के आप डीप में जाओगे, जैसे जैसे लिटरेचर गोज ऑन सर्चिंग न्यू थिंग्स, तो न्यू एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बाहर निकलते हैं, न्यू एरियाज ऑफ लिटरेचर बाहर निकलते हैं, और ये शो कर रहा है मॉडर्न लिटरेचर। अगर आप मॉडर्न लिटरेचर की बात करेंगे तो मॉडर्न लिटरेचर इज एक्चुअली ट्राइंग टू अचीव समथिंग जो कि पहले के लिटरेचर ने कहीं भी अचीव नहीं किया था, है ना। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, अगर आप इन सब की बात करेंगे तो ये लगातार ही वेस्टर्न आइडियाज का जो मतलब इन्फ्लुएंस है वो इंडियन लिटरेचर के ऊपर देखा गया है। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, बहुत सारे मैगजीन्स, बुक्स ऐसे हैं जो कि इन सब चीजों के ऊपर है, राइट। सिमिलरली अगर आप बात करोगे तो हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स वगैरह थे उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, राइट। वी हैव राजा राम मोहन राय जिनके बारे में हमने बात की। वी हैव टन्स ऑफ एग्जांपल्स। सिंपल वर्ड्स में सोशल रिफॉर्म्स को कम करने के लिए, सोशल रिफॉर्म्स को खत्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए काफी सारी कोशिशें हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स के द्वारा की गई थी, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर था लिटरेचर। ठीक है। तो इस तरीके से जो फॉर्म ऑफ लिटरेचर था वो भी चेंज हुआ है। तो आई होप आप इस चीज को समझ पाए हैं कि हमने क्वेश्चन को देखिए, हमने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझा कि किस तरीके से, पहली बात तो इंडियन लिटरेचर के अंदर डाइवर्सिटी है, हमने डाइवर्सिटी को समझा। देन हमने देखा कि इंडियन जो लिटरेचर है वो किस तरीके से शिफ्ट कर रही है या फिर इवॉल्व कर रही है, और इवॉल्व करने के लिए क्वेश्चन ने हमें 3 पैरामीटर्स दिए थे। ठीक है। जो पहला पैरामीटर था वो था टॉपिक के बेस पे, सेकंड था आइडियाज के बेस पे, और थर्ड था फॉर्म्स के बेस पे। मतलब इन तीनों ही बेसिस पे किस तरीके से हमारा लिटरेचर इवॉल्व कर रहा है। तो हमने ओवर द स्लाइड्स, मतलब जितने भी स्लाइड हमने डिस्कस किए उन सब में हमने इसको प्रॉपर्ली समझा कि किस तरीके से भारतीय जो लिटरेचर है वो डाइवर्स है, और किस तरीके से ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर लगातार शिफ्ट हो रहा है, लगातार इवॉल्व कर रहा है, और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए इस तरीके से तो आपने अपना आंसर का बॉडी आपको रेडी कर लेना है। ठीक है। फाइनली जब आप अपने आंसर को एंड करेंगे उससे पहले आपको अपने आंसर का एंडिंग देना है, दैट इज कंक्लूजन देना है। ठीक है। अब देखो
कंक्लूजन जब भी देना है आपको अपने आंसर का, तो हमेशा कोशिश करनी है किसी मॉडर्न कंसेप्ट के साथ आप उसको लिंक कर सको, किसी न्यू कंसेप्ट के साथ लिंक कर सको। तो यहाँ पर जब हम लिटरेचर के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल्दो हमने मॉडर्न कंसेप्ट्स के बारे में तो काफी सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, बट स्टिल आंसर को एंड करते टाइम आप यहाँ पर डिजिटलाइजेशन के बारे में बता सकते हैं। देखिए, अभी तक जो जितने भी हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं वो सब कहीं ना कहीं हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में होती है, राइट? हार्ड कॉपी जो मतलब बुक के फॉर्मेट में होती है। बट अगर आप अभी देखिए तो अभी सबसे बड़ा शिफ्ट क्या आया है? सबसे बड़ा शिफ्ट ये आया है कि डिजिटलाइजेशन के कारण बुक्स अभी ई बुक के फॉर्म में आ गई है, राइट? ऑडियो बुक्स के फॉर्म में आ गए हैं। आई होप आप समझ रहे हैं। सो स्टिल दे आर अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। मतलब कि लिटरेचर का जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं चेंज होना स्टार्ट हो गया है। लिटरेचर का डेफिनेशन पहले क्या था? समथिंग दैट इज इन रिटन फॉर्म। लेकिन अगर आप ऑडियो बुक्स की बात करें, अगर आप ई बुक्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो डेफिनेशन था वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो एंड ऑफ द आंसर हम ये समझा सकते हैं कि लिटरेचर जो है वो एक स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, वो एक बहुत ही डायनामिक कंसेप्ट है। और वो इतना डायनामिक कंसेप्ट है कि वो लगातार ओवर द टाइम विद चेंजिंग टाइम्स लगातार इवॉल्व हो रहा है। मतलब जैसी जिस टाइम की जरूरत होती है उस हिसाब से वो इवॉल्व होता रहता है, और इवॉल्व होकर वो एक ऐसे टाइम तक पहुंच चुका है जहां पर लिटरेचर का जो डेफिनेशन है इट इटसेल्फ इज चेंजिंग। और लिटरेचर का डेफिनेशन में जो रिटन फॉर्म था, नाउ इट इज नो मोर नेसेसरी। डिजिटलाइजेशन जो है, फिर ग्लोबलाइजेशन के कारण जो वेस्टर्न आइडियाज डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पहुंचे हैं, और जो स्मॉलर कंट्री के आइडियाज थे वो जो बड़ी कंट्री है वहां तक पहुंचे हैं, ये सब शो करता है कि जो लिटरेचर है वो लगातार इवॉल्व हो रहा है, एंड इट विल कंटिन्यू टू इवॉल्व। ठीक है, ये लगातार कंटिन्यू होता रहेगा इवॉल्व करना। इसके अलावा जो आज की यूथ है, जो आज के पीपल हैं, उनको न्यू प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्डप्रेस, राइट? इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोरा, ये सब प्लेटफॉर्म आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ये सब प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। तो आइडिया को एक्सप्रेस करना ही तो लिटरेचर है ना, राइट? सो आप देखो, लिटरेचर का जो फॉर्म है वो लगातार चेंज हो रहा है, वो लगातार अभी भी शिफ्ट हो रहा है। जो टॉपिक्स हैं वो लगातार शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा हमने ऊपर बात की कि न्यू टॉपिक्स यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं, राइट? न्यू आइडियाज इमर्ज हो रहे हैं। तो ये शो कर रहा है कि लिटरेचर जो था वो लगातार इवॉल्व हुआ था और अभी भी इवॉल्व हो रहा है। और नेक्स्ट 100 ईयर्स के बाद जो अभी का लिटरेचर है इट विल बी टोटली डिफरेंट, इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। आप यहाँ पर ई लाइब्रेरी के बारे में बात कर सकते हैं, राइट? आप यहाँ पे ऑनलाइन बुक्स के बारे में बात कर सकते हैं। इन सब चीजों के थ्रू आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। आई होप आपको जो लिटरेचर का जो स्टेटमेंट था और जो लिटरेचर का जो क्वेश्चन था ये आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया हो। आई होप आपको इस क्वेश्चन के जितने भी डायमेंशंस थे, हर एक डायमेंशन के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको प्रॉपर्ली मिल गए हो, एंड यू मस्ट हैव अ गुड आइडिया एज टू किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।